बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं साकिब सलीम कुरैशी और आज हम क्योंकि जैसे 4:30 बजे से हम रैकी कर रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि किस तरह पाकिस्तान में जो कवानीन है इनकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। उड़ाने वाले कोई और नहीं, कहीं सरकारी दफातर में बैठे हुए अफसरान हैं, वो ब्यूरोक्रेट हैं या वो वज़ीर हैं जो इस पूरे गोरख धंधा में अपना हिस्सा डाले हुए हैं। आज हम एक ऐसे रास्ते की राह पर हैं कि जहाँ पे आपको दिखाएंगे कि किस तरह पाकिस्तान पेट्रोलियम एक्ट 1934 की खिलाफ वर्जी की जा रही है और किस तरह पाकिस्तान पेनल कोड 285 और 286 की भी खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। पाकिस्तान का कानून क्या कहता है और किस तरह पाकिस्तान में गैर कानूनी स्मगल शुदा पेट्रोल की जब बात की जाती है पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों की बात की जाती है, कौमी खजाने को होने वाले नुकसानात की, तो लेकिन इस पर काम करने के बजाय, इस पर एक्शन लेने के बजाय सिर्फ बात की जाती है तो दिखाए जाते हैं सिर्फ दावे और ख्वाब। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने जैसे गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले ही जो पेट्रोलियम मसनूआत है इसमें स्मगलिंग के हवाले से भी और इसके जो नर्ख बढ़ रहे थे इसके हवाले से भी एक शदीद नोटिस लेते हुए पाकिस्तान भर में ऐसे बहुत से पेट्रोलियम जो पंप्स हैं उन्हें सील किया था कि जहां पर गैर कानूनी तौर पर पेट्रोल को स्मगल किया गया या फिर उसको वहां पे ज़ख़ीरा किया गया। पाकिस्तानी कानून के तहत पेट्रोल को ज़ख़ीरा करना और पेट्रोल को गैर कानूनी तौर पर सेल करना भी एक बड़ा क्राइम है। आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से बात होगी, दिखाएंगे आपको कि किस तरह पाकिस्तान का जो आइन है उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और किस तरह जो पाकिस्तान पेट्रोलियम एक्ट 1934 है और जो पाकिस्तान पेनल कोड 285 और 286 है उसकी खिलाफ वर्जियाँ करने के बावजूद किस तरह ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है इसे मार्केट में बेचा जा रहा है और किस तरह गैर कानूनी तौर पर चलने वाली मिनी पेट्रोल एजेंसीज को ये पेट्रोल प्रोवाइड करके कौमी खजाने को अरबों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। नाज़रीन, इस वक्त हमारा जो सफ़र है ये पेशावर रोड की तरफ हम गामज़न है और आपको यहाँ पेट्रोल पंप सभी नकाश दिखा रहे होंगे कि ये वो पेट्रोल पंप्स हैं कि इनके बहुत से ऐसे मसाइल हैं कि जिस पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती। पुलिस की मौजूदगी में यहाँ ये सारे काम होते हैं, पुलिस खड़ी ज़रूर होती है लेकिन इसकी मौजूदगी में यहाँ से ना सिर्फ गैर कानूनी तौर पर पेट्रोल की तरसील की जाती है बल्कि इन्हें जिस तरह यहाँ टैक्स चोरी करने की, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि वो भी किया जाता है। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि यहाँ जब टैक्स चोरी की बात की जाती है तो जैसे हुकूमत पाकिस्तान को या पाकिस्तान को जिस तरह नुकसान हो रहा है इसकी रोकथाम के लिए कोई एक्टिविटीज़ नहीं की जा रही हैं क्योंकि जो पैसा एक लीगल तरीके से कमाया जाता है इसको छुपाया जा रहा है। नाज़रीन, ये वो हालात हैं कि जब आपको दिखा सकें। जी नाज़रीन, इस वक्त क्योंकि जैसे हमने आपको बताया है कि ओगरा की और पेट्रोलियम एक्ट की जो खिलाफ वर्जियाँ खुल्लम खुल्ला की जा रही हैं और उस रंगे हाथों पकड़ने के लिए हम पिछले कुछ दिनों से रैकी कर रहे थे और बिलाखिर कुछ सबूत हमने हासिल कर रहे हैं जिसकी फुटेज हम आपको आगे चल के दिखाएंगे भी। तो इस वक्त नकाश मेरे साथ हैं और हम तकरीबन सुबह 4:30 बजे से इसकी रैकी कर रहे हैं और शवाहिद हमने हासिल कर लिए हुए हैं, आपको दिखाएँगे ज़रूर। क्योंकि जिस तरह इस्लामाबाद फेडरल कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात की जाए, फेडरल कैपिटल की बात की जाए, जब यहाँ ये सूरत हाल है तो पूरे पाकिस्तान भर में क्या होगा आपको लिए चलेंगे और वो तमाम तर मनाजिर आपको दिखाएंगे कि हक़ाइक़ हो क्या रहा है और किस तरह ये जो गोरख धंधा पेट्रोलियम मसनूआत के नाम पे किया जा रहा है और किस तरह फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को या कौमी ख़जाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुँचाया जा रहा है। नाज़रीन, तकरीबन 5 घंटे की मुशक्क़त के बाद और इंतज़ार के बाद आखिर हमें बड़ा एक और अहम सबूत मिल गया है क्योंकि मुस्तकिल हम इनको कोशिश कर रहे थे। तो इंशाअल्लाह ताला वहाँ चलेंगे और रंगे हाथों को दिखाएंगे किस तरह ये जो पेट्रोल की तरसील है, ये पेट्रोलियम रूल्स और जो पेट्रोलियम एक्ट है किस तरह उसकी खिलाफवर्जी की जाती है।
वहाँ पर गैर कानूनी तौर पर जो पेट्रोल है उसको प्रोवाइड किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कि ये एक तरीका वारदात है कि किस तरह इन गाड़ियों में ऐसे पेट्रोल यहाँ से जो मिनी पेट्रोल एजेंसीज हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ आपको ये बात यकीनी तरह बताने की ज़रूरत है कि जो पेट्रोल 1934 है उसकी दफ़ा 286 और 286 वो यकीनी तौर पर इन सबको पेट्रोल पंप को सील करने की एक अहम बड़ी वजह बन जाती है। ये गाड़ी का नंबर दिखाओ यार, गाड़ी का नंबर दिखाओ। गाड़ी का नंबर है जी TAA455। इस गाड़ी को एक तो ये पूरी तरह टेंटेड है, ब्लैक है ताकि कुछ भी नजर ना आए। एक्सप्लोसिव जो यहाँ पे मटेरियल है वो हमें नजर आ रहा है। स्कूल के बच्चे गाड़ी में बैठे हुए हैं लेकिन खुला पेट्रोल यहाँ बेचा जा रहा है। ना यहाँ मैनेजर मौजूद है। अंदर चलेंगे, नकाश आएं और दिखाएं कि यहाँ क्या हो रहा है। मुस्तकिल तौर पर मैनेजर जो है वो भी यहाँ दस्तयाब नहीं है, ना कोई और बंदा यहाँ इंतजामिया का मौजूद है। ये भी बंद, सारे मफरूर हो गए। नकाश अगर दिखा सके, सुबह 4:30 बजे से हम इनकी रैकी कर रहे हैं। यहाँ मुस्तकिल गाड़ियाँ आ रही हैं और जा रही हैं, कोई बंदा काम करने को तैयार नहीं है यहाँ पे। भाईजान आप यहाँ पेट्रोल और डीजल डलवाने आए? गैस डलवाने आए। अच्छा, आप कब से यहाँ रोज इसी रूट पे आते हैं? तो यहाँ पे कोई ऐसी और एक्टिविटी दिखती है आपको कि जब यहाँ पे डीजल पेट्रोल किसी डब्बों में दिया जा रहा होता है? ये देखें, और ये मेरे साथ एक भाई भी खड़े हुए हैं और क्योंकि गाड़ियाँ भरी जा रही हैं यहाँ पे। अंदर नकाश अगर दिखा सके, नकाश अंदर जाओ। ये सारे टैंक गैर कानूनी तौर पे भरे जा रहे हैं, गैर कानूनी। भाईजान आप इधर आओ जरा। आप यहाँ क्या करते हो? बस हम इधर ड्यूटी करते हैं, काम। तो आप ये क्या काम करवा रहे हो उधर? मैं तो नहीं करवा रहा। आप कैशियर हो, आपके सामने ये काम और आपने मना क्यों नहीं किया? यार हमारी तो ड्यूटी। आगे से रुको, आगे से रुको, आगे से रुको, आगे से रुको। गाड़ी ना लेके जाना, गाड़ी ना लेके जाना। एक मिनट ठहर, इधर ठहर दो, इधर ठहर दो। गाड़ी ना लेके जाना, इधर ही ठहर जाओ। गाड़ी ना लेके जाना बोल रहा हूँ, रुको इधर। मतलब एक तो धमकियां, फिर कत्ल जैसे संगीन नताइज की धमकियां, ये यहाँ पे वतीरा है। अब क्योंकि रंगे हाथों ऐसी बहुत सी गाड़ियां पकड़ी हैं, सुबह से यहाँ पे काम हो रहा है, पेट्रोल प्रोवाइड किया जा रहा है। ये साहब भी यहाँ से रवाना हो गए अभी, लेकिन कोई बात नहीं है। गाड़ी का नंबर आपके पास है, डिटेल आपके पास है। गैर कानूनी पेट्रोल गैर कानूनी तौर पर सप्लाई की जा रही है। बहरहाल पंप से तो दूर किया, लेकिन रंगे हाथों पकड़ा इसको। आओ इधर आओ, इधर आओ। आप पेट्रोल दे रहे थे, पेट्रोल आप गाड़ी में डाल रहे थे, किसने कहा था आपको डालने के लिए? इधर बात करें, बात करें। किसने कहा था डालने के लिए? किस गाड़ी में पेट्रोल डाल रहे थे बैठ के, किसने कहा था? बेटा किसने कहा था? मैनेजर ने कहा था? किसने कहा था आपको? ये तुम लोग रोज डालते हो? हाँ नहीं, वो पहली बार आया था। पहली बार नहीं, रोजाना की फुटेज हमारे पास है। क्यों डाल रहे थे बताओ? कहाँ पे फुटेज? बेटा कहाँ, किसने कहा था आपको ये बताओ? किसने कहा था पेट्रोल देने दे रहे हैं? तो आपको पता है खुला पेट्रोल नहीं देना चाहिए? पता है पता है, वो लेके जाते हैं। कौन लेके जाते हैं? वही मैनेजर तुम्हारा कौन है? नाम क्या उसका? मैनेजर का नाम बताओ बेटा, नाम बताओ। बहरहाल कोई बताने को तैयार यहाँ पे नहीं है। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। वो भाई साहब सामने खड़े हुए, दिखाएं इनको। करो जितने फोन करने करो, करो फोन। आज जितने फोन करने, जहां तक करने करो फोन। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है। क्या रुपए लीटर पेट्रोल ले रहे हैं जी? पेट्रोल कितना रुपए लीटर ले रहे हैं? सामने लिखो 123। अच्छा, आपको पता है आपने कभी खुला पेट्रोल लिया है बोतल में किसी चीज़ में? अगर परेशान हो कभी? नहीं, कभी भी अगर ज़रूरत हो उन्होंने दिया हो कभी आपको? नहीं, कभी भी नहीं। लेकिन यहाँ पे गैर कानूनी तौर पर सुजुकियाँ भर भर के वहाँ से पेट्रोल दिया जा रहा है, और यही वजह है कि कीमतें पेट्रोल की बढ़ती हैं और सारी जिम्मेदारी इमरान खान पे आती है, हुकूमत पर आती है। आप मुझे बताओ यहाँ मैनेजर कौन है? मैं मुस्तकिल आपसे पूछ रहा हूँ, नाम क्या उसका? आ गया ना, वो देख। कौन है? आप मैनेजर हैं? कैसे भाई आप ठीक हैं? आप मैनेजर हैं? क्या नाम है आपका? अकील। जी अकील। अकील भाई खैरियत से हैं? पता नहीं आप यहाँ थे नहीं थे, लेकिन यहाँ पे मुस्तकिल इल्लीगली तौर पर, गैर कानूनी तौर पर खुला पेट्रोल प्लास्टिक के डब्बों में, कंटेनर्स में दिया जा रहा है। क्या आपकी नॉलेज में है? नहीं, मेरे नॉलेज में तो नहीं है। आप यहाँ कब से नौकरी कर रहे हैं? 14 साल हो गए। यहाँ के ऑनर कौन है? मैं ही ऑनर हूँ। आप ही मैनेजर हैं, आप ही ऑनर हैं? जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं जूम के, शरियार अरशद साहब, उनसे फ्रेंचाइज ली हुई है। हाँ, उनकी नॉलेज में है यहाँ क्या हो रहा है? आपको पता है कि लाइसेंस कैंसिल हो सकता है? भाई इधर कुछ भी नहीं हो रहा। दे रहे हो आप लोग डब्बों में? दे रहे हो? मैं तो नहीं हुआ। कौन दे रहा है? पता नहीं। ये गाड़ी पंप पे आपके सामने खड़ी हुई है। आए आए आए। ये वाली जो गाड़ी आ रही है इसमें दी है। किसने? लड़कों ने? आपके लड़के ने? अच्छा। आपके पंप, और ये अभी से नहीं हो रहा? अच्छा साहब, अभी से नहीं हो रहा, हाँ हाँ। ये मुस्तकिल हो रहा है। हमारे पास पिछले 10 दिन की हम आपको रैकी कर रहे हैं।
10 दिन से एक एक फुटेज मौजूद है, लेकिन आज सिर्फ हम इंतजार कर रहे थे। हमने अरशद साहब को भी ईमेल की है। सर हम करेंगे, इस पर बात करेंगे, बात बिल्कुल करेंगे, जिसका आपको दीजिए आप रब्ता करें। ये बताएं, जो पेट्रोलियम एक्ट है 1934 पढ़ा हुआ है आपने? मुझे किसी एक्ट का नहीं पता। आपको दफा 285-86 का पता है? नहीं पता ना। आपको पता है कि आपके ये सारा सब बंद है, सब बंद है। आपको पता आप आते जिसका मास्क को इस तरह प्रोवाइड नहीं कर सकते, आपको 285 सब पता है, सब पता है। ठीक हो गया। आप मुझे ये बताएं, ये काम हो रहा है आपकी नॉलेज में है या नहीं? कौन सा? ये जो पेट्रोल इस तरह प्रोवाइड हो रहा है, नहीं मेरे। ठीक है। अरशद साहब यहाँ पे मैनेजर हैं जो कि मालिक भी अपना को बताते हैं, इनका कहना यह है कि मेरी नॉलेज में नहीं है। बहरहाल तमाम तर फुटेज हमारे पास मौजूद है। यह काम इंतजामिया का है, यह काम डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमद शफकात का है, कमिश्नर इस्लामाबाद आमिर अहमद खान का साहब का है, यह काम ओगरा का है, यह काम ओजीडीसीएल का है, यह काम मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम का है कि इनके लाइसेंसेस को कैंसिल किया जाए, क्योंकि ना इन्हें एक्ट का पता है ना इन्हें कवानीन का पता है। क्योंकि जब किसी मौजूद में बात करने की कोशिश की जा रही है तो कोई जवाब नहीं है। नकाश अगर दिखा सकें कि गाड़ी उसी जगह पे मौजूद है, गाड़ी वहीं मौजूद है, रंगे हाथों पकड़ा ड्रम के साथ कि किस तरह पेट्रोल दिया जा रहा था। सारी फुटेजेस हमारे पास हैं, सारी फुटेजेस हमारे पास हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ये अंदर दिखाएं नकाश, ये इस तरह ड्रम्स में पेट्रोल डाला जाता है। ये सारे ड्रम रातों रात भर के यहाँ से जाते हैं। आइए मैनेजर से और बात करेंगे और पूछेंगे कि कानून क्या कहते हैं। आप ये कहते हैं सर आपकी नॉलेज में नहीं है, ऐसा ही आप कह रहे हैं, लेकिन पिछले 10 दिन से हमारे पास एक एक चीज की फुटेज है। तो ये कैसे मुमकिन है आप मैनेजर हैं और आपकी नॉलेज में नहीं होगा? या आपके लड़के अगर कर रहे हैं तो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, जो कि टोटली तौर पर पेट्रोलियम एक्ट की भी और कवानीन की भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है अरशद साहब? दूसरा मुझे ये बताइए, आपके पास एक्सक्लूसिव या जिसे हम कह सकते हैं, अच्छा आप बता दें। मुझे नहीं पता। आप एक्सक्लूसिव क्या होता है ना? मैंने सुन लिया आपका। आपने जो छोड़े छोड़े आपने जो कहना है या करना है ना करें, छोड़े इस चीज। मुझसे बहस ना करें, आप मुझसे बहस ना करें। आपको नहीं पता ना, आप छोड़ दे आप ये बात ना करें, आप बात छोड़ दे ना। आप जो करना चाहो आप करो, हम कुछ नहीं करेंगे, आप कैरी हो, यू कैन कैरी हो। हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ आपका मौक़िफ़ आपकी नॉलेज में नहीं है। चले जी, इनका तो कहना यही है कि ज़ाहिर धमकियां ये पहली दफ़ा नहीं मिल रही हैं, बाहर भी धमकियां मिली हैं, जिनको प्रोवाइड कर रहे हैं उनको भी मिली है। ये इंतज़ामिया का काम है। हम आगे जाएंगे और बताएंगे कि किस तरह किस किस कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही है, क्योंकि इन्होंने एक्ट को भी चैलेंज किया है। एक्ट जानते भी हैं और नहीं भी जानते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में बात करने से कासिर भी हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कमिश्नर इस्लामाबाद आमिर अहमद खान साहब से, और बात करेंगे मिनिस्ट्री पेट्रोलियम में भी कि आखिर इस तरह की जो पेट्रोल पंप्स हैं वहां पे जो मुस्तकिल तौर पर गैर कानूनी तौर पर जो पेट्रोल प्रोवाइड किया जा रहा है, इसके पीछे क्या वजूहत है। थैंक यू। वेलकम बैक। और ब्रेक से पहले जिस तरह बात कर रहे थे पाकिस्तान पेट्रोलियम एक्ट 1937 की, और हमने जिस तरह देखा कि वफाक में इसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पाकिस्तान पेट्रोलियम एक्ट की जब बात करते हैं तो उसमें वाज़ेह तौर पर मौजूद है कि आपने पेट्रोल पंप पर क्या सर्विसेज देनी है, किस तरह सर्विसेज देनी है। हमने प्रोग्राम में एक बड़ा अहम सवाल भी उठाया और वो था एनओसीज़ के हवाले से। हमने प्रोग्राम में बात की है पाकिस्तान पेट्रोलियम एक्ट के साथ जो सेक्शन 285 और 286 है, इसकी हमने बात की कि वाज़ेह तौर पर आप कभी भी जो आतिश ज़िदगी मादा होता है इसकी तरसील इतनी आसानी से मूव नहीं की जा सकती है। लेकिन जिस तरह खुलेआम इसकी तरसील की जा रही है, जिस तरह गैर कानूनी पेट्रोलियम एजेंसीज़ को पेट्रोल प्रोवाइड किया जा रहा है, दूसरी जानिब कौमी ख़जाने को अरबों रुपए का नुकसान भी पहुंचाया जा रहा है। ऐसे में ये सबसे बड़ी अहम जिम्मेदारी है वफाकी दारुल हुकूमत की, इंतज़ामिया की, कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशन की, जिसने खामोशी इख्तियार की हुई है। आखिर क्या वजह है अब तक इन एजेंसीज़ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है? क्या वजह है कि ऐसे पेट्रोल पंप्स जो गैर कानूनी तौर पर इस तरह की गैर कानूनी एजेंसीज़ को पेट्रोल प्रोवाइड कर रही हैं, जो हमने आपको वाज़ेह तौर पर दिखाया है, इस पर अब किस तरह एक्शन लिया जाएगा, ये इंतज़ामिया का काम है और इसको फॉलो करना हमारा काम है। इस पर मज़ीद हम बात करेंगे आइंदा के प्रोग्राम्स में भी। प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करेंगे चाइल्ड अब्यूज़ के हवाले से कि एक तरफ जिस तरह जिनसी ज़्यादती के वाक़यात मुल्क भर में बढ़ते जा रहे हैं, और बिलखुसूस बात की जाए बच्चों के हवाले से, तो नज़र तो यही आता है कि पाकिस्तान में जो कानून है उस पर शायद उस तरह अमल दरामद नहीं हो पा रहा जिस तरह ज़रूरत थी। कानून क्या कहता है,
क्या है जिनसी ज़्यादतियाँ और कैसे चाइल्ड अब्यूज़ को रोका जा सकता है कानूनी तौर पर, इन सब पर कानूनी राय लेने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट फौजिया राजा। फौजिया, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच सर। फौजिया, आज के प्रोग्राम में क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ बड़े अहम नुक्ते के ऊपर और चाइल्ड अब्यूज़ की हम बात कर रहे हैं, तो चाइल्ड अब्यूज़ का बुनियादी मकसद क्या है और ये क्या इसकी तारीफ़ अगर मैं कहूँ तो गलत ना होगा कि इसको कैसे तशरीह किया जाए कि किस तरह जब आप कोर्ट में होती हैं, आपके पास केसेस भी होते हैं और आप लॉ की स्टूडेंट भी हैं, तो किस तरह इसको नोट किया जा सकता है, किस तरह इसकी तशरीह की जा सकती है कि कोई भी वालिदैन अपने बच्चे को फौरी तौर पर इसकी शनाख्त ऐसी हो कि उनको मालूम हो सके कि मेरा बच्चा किसी परेशानी में है। सर, अगर हम चाइल्ड अब्यूज़ की बात करें तो चाइल्ड अब्यूज़ जब हम देखें कि हमारे बच्चों में जो उसकी डेली एक्टिविटीज़ हैं, रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं, उनमें कमी आ रही है, तो फिर हमें फ़ौरन से ये आइडिया हो जाना चाहिए कि वो चाइल्ड अब्यूज़ का शिकार हो चुका है। इस पर जो सूबों ने लॉज बनाए हैं लेकिन उन पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है, और अगर हम देखें तो पाकिस्तान में हर रोज़ 10 बच्चे जो हैं वो चाइल्ड अब्यूज़ का शिकार हो रहे हैं। तो इससे अगर हम लॉज को प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे उसकी, तो इसी तरह से केसेस तो बढ़ते ही जाएंगे। अगर देखा जाए तो हर घर में जो चाइल्ड अब्यूज़ हो रहा है और लोग इसको कारपेट के अंदर छुपाना चाहते हैं। अगर हम कसूर वाक़ा ज़ैनब मर्डर केस की बात करें तो वहाँ पे उसको एनी हाउ जिस तरह से उसे फांसी भी दी गई, सारा कुछ एक लंबे चौड़े ट्रायल के बाद, लेकिन यहाँ पे हमने समझना ये कि हमारे बच्चों को हमने अच्छा और बुरा टच कैसे समझाना है, हमने उनको बताना है कि किस तरह से वो क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अगर हम नहीं समझाएंगे तो फिर वो इन डिफरेंट केसेस से और डिफरेंट एंगल से सीखेंगे। जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान में कवानीन मौजूद हैं, सूबों में अपने अपने लॉज मौजूद हैं, और आपने जैसे कहा कि गुड टचेस और बैड टचेस की आपने बात की कि हमें बच्चों को ये सिखाना, और ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़ाहिर पेरेंट्स की भी है कि उन्हें बच्चों को ये बताना चाहिए कि आपकी बैड और गुड टचेस कैसे होने चाहिए, किस तरह आपको पता होना चाहिए, किस तरह आपको इन लोगों से बचना चाहिए। आपने बड़ा एक अहम नुक्ता उठाया और आपने कहा कि अमूमन जो घरों में इस तरह के वाक़यात रोनुमा होते हैं और लोग कोशिश करते हैं शर्मिंदगी के मारे इन मामला से बचाया जाए, लेकिन साथ ये बड़ा वैलिड पॉइंट है कि बच्चों को सिखाना होगा कि कैसे ख़ुद को महफूज रखना है। लेकिन जब कानून की बात करते हैं तो चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉ पाकिस्तान में तो मौजूद है, हम चाइल्ड अब्यूज़ की बात कर रहे हैं, तो ऐसे कौन से लॉज हैं कि जिस पर अमल दरामद हो सकता है, कानूनी तौर पर सज़ा मिल सकती है, लेकिन अगर कानून है तो फिर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? अगर हम चाइल्ड अब्यूज़ पे पेनल्टी की बात करें तो अंडर पीपीसी में प्रॉपर इसकी जो पेनल्टीज है वो डिफ़ाइन की गई हैं। अगर कोई फ़र्द बड़ी उम्र का बंदा जो है किसी नाबालिग के साथ बदफेली करता है या फिर किसी बालिग के साथ वो बदफेली करता है, तो इसमें दो उनके लिए डिफरेंट कैटेगरीज में पेनल्टीज़ को डिस्क्राइब किया गया है। अगर वो बालिग के साथ करता है तो उसके लिए उम्र कैद और फ़ाइन है, और अगर वो किसी नाबालिग के साथ करता है तो फिर उसके लिए जो है वो फांसी है। तो अभी तक अगर हम देखें 2015 से स्टिल 4000 जो है चाइल्ड अब्यूज़ केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। उनमें ऐसा होता है कि उनकी वीडियोस बनाकर उनके पेरेंट्स को ब्लैकमेल किया जाता है ताकि वो उसके अगेंस्ट कुछ अमाउंट जो है वो गेन कर सकें। अच्छा, बड़ी वाज़ेह बात आपने बताई है कि अगर ताज़ीरात पाकिस्तान के दिफा 377 इस पर अगर लगाई जाती है तो नाबालिग के लिए आपने कहा कि सज़ाए मौत, जो हमने देखा कि ज़ैनब वाक़े में नज़र आई, और जो ज़ैनब वाक़े में जो मुलविस कातिल था इमरान, उसे सज़ाए मौत दी गई है। ये और बात कि उसकी मौत के लिए बड़ा मुतालबा रहा, इस कौम का गम गुस्सा पाया गया कि सरेआम फांसी दी जाए, लेकिन कानून में शायद ये शिक मौजूद नहीं है कि इस तरह फांसी दी जाए। कानून की बात कर रहे हैं और आपने बड़ा अहम पॉइंट उठाया, तो मैं ये चाहूँगा कि लोग ये भी फ़ायदा उठा सके आपको रहते हुए यहाँ पे कि पाकिस्तान में बच्चों के लिए, उनके हुकूक के लिए क्या कानून मौजूद हैं, और बिलखुसूस अगर तालीम की बात करूँ, क्योंकि आपने बालिग और नाबालिग की बात की है, तो किस तरह ये पॉसिबल हो सकता है कि हर बच्चे को तालीम दी जाए? क्या ऐसा कानून कोई मौजूद है पाकिस्तान के लॉज के अंदर? अगर हम बच्चों के हकूक़ और तालीम की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान अंडर आर्टिकल 25A हमें ये बताता है कि 5 साल से 16 साल तक के बच्चे को जो तालीम और मुफ्त तालीम प्रोवाइड करना है ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसके साथ ही अगर हम देखें कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं जिनकी वजह से जो बच्चे हैं अपने बुनियादी हक से महरूम रह जाते हैं। उसके बाद अगर हम देहातों और शहरों में देखें तो हमारा निज़ाम तालीम जो है वो मुख्तलिफ है, कहीं पर बच्चों को पढ़ाया जाता है और कहीं पर नहीं पढ़ाया जाता। यहाँ पर अगर हमें अवेयरनेस होगी तो हम बहुत से ऐसे इश्यूज से जो है दूर रह सकेंगे। और ठीक है, जैसे आपने कहा कि अगर बच्चों को तालीम बुनियादी उनकी ज़रूरत है और अगर उनको वो तालीम
मसावती बुनियाद पर दी जाए तो शायद वो गलत नहीं होगा जो आप कह रही हैं, क्योंकि शहरों में हम देखते हैं कि निज़ाम में तालीम राइज कुछ और है, देहातों में कुछ और है। तो यहाँ पे जो प्रिकॉशन मेजरमेंट्स हैं जिनकी आपने शुरू में भी बात की थी कि गुड टचेज़ और बैड टचेज़ की बात की है, वो अपनी जगह पर है। तो यानी हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना होगा। और जो आर्टिकल आप बता रही हैं 25A, उसमें तो ज़ाहिर है वो लाजिम आपने बताया है कि ज़रूरी है कि उसको पढ़ाया जाए। अब अगर मैं आपसे थोड़ी सी ये जानना चाहूँ, क्योंकि जब उम्र के तयन की बात होती है और आपने कहा कि 5 से लेकर 16 साल तक की उम्र का जो है वो एक इसमें निज़ाम मौजूद है कि बच्चों को तालीम देनी ही देनी है, लेकिन जब कानून की बात करते हैं तो मुझे याद है कि साल 2017 में जो पाकिस्तान पेनल कोड है उसमें जिस तरह की तब्दीलियाँ की गई, कानून को सख्त किया गया, लेकिन बावजूद इसके सज़ाओं का तयन उस तरह नहीं हो पा रहा है या ताख़ीर हो रही है, उसकी बुनियादी वजह आप किसको देख रही हैं? आज जिस पाकिस्तान पेनल कोड के अमेंडमेंट की बात करें, वहाँ पे तो लॉ ने हमें एक रास्ता बताया है, लेकिन ये जो दर्द, अजियत और कुर्ब है, ये वही समझ सकता है जिसके साथ ये सानिया हुआ। जैसे कि ज़ैनब मर्डर केस की हम बात करें तो उसमें इमरान अली को एक लंबे चौड़े ट्रायल के बाद उसे फांसी दे दी गई, और बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिनको हम शो ही पब्लिक पे, मीडिया पे वो आ ही नहीं रहे होते। तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर केसेस में हम जो इतने ट्रायल्स और इतना लंबी प्रोसीडिंग होती है, इस पर अगर हम बात करें पुलिस की, तो पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है स्पेसिफिक टाइम पीरियड है 14 डेज़ उसमें कंप्लीट करनी चाहिए, ताकि जो फर्दर ट्रायल और जो फर्दर प्रोसीडिंग है उसमें कम से कम टाइम लिया जा सके। जैसे पुलिस की आपने बात की है तफ्तीश की, तो ज़ाहिर है तफ्तीश में तो हमें बहुत सी जगहों पे फ्लॉज नज़र आते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं कि पुलिस जानबूझकर तफ्तीश नहीं मुकम्मल कर पा रही होती है। तो ऐसे में जब केस कमज़ोर हो रहा होता है तो नुकसान तो ज़ाहिर है, जैसे आपने ख़ुद भी कहा कि उनको होता है जिनका दर्द तकलीफ़ वो जिस कर्ब से गुजर रहे होते हैं, ये अपनी जगह बात है। लेकिन जो आपने एक कानूनी नुक्ता उठाया है कि 14 दिन के अंदर तफ्तीश मुकम्मल करके चालान जमा करवाना है, ये बड़ी बात इंपॉर्टेंट है कि जिस पर हमें लगता है कि काम करने की ज़रूरत है। अब थोड़ी सी मैं बात आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि आपने इससे पहले भी बात की थी तालीमी निज़ाम के हुकूक़ की, जब आपने कहा कि 5 से 16 साल के बच्चे को तालीम आर्टिकल 25A के तहत देना लाजिम है, जो रियासत की ज़िम्मेदारी है। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में क्या कोई ऐसा कानून मौजूद है कि जिससे उम्र का तयन किया जा सके? क्योंकि आलमी कानून को जब देखते हैं तो वहाँ पर तो बाकायदा बच्चे को किस उम्र का बच्चा होना चाहिए और किस उम्र के बाद वो बच्चा बालिग हो जाता है या फिर वो बच्चा नहीं रहता है। तो पाकिस्तान में उम्र के तयन के लिए बच्चे के लिए क्या कानून मौजूद है? सर, अगर हम बात करें आलमी कवानीन की, तो आलमी कवानीन में प्रॉपर जो है स्पेसिफ़िक एज मेंशन कर दी गई है। वहाँ पे ये है कि अगर एक इंसान 18 साल तक वो बच्चा ही कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अगर हम अपने लॉज को देखें, पाकिस्तानी लॉज को देखें, तो अभी तक प्रॉपर कोई भी स्पेसिफ़िक एज नहीं है। अगर हम अमेंडमेंट की बात करें 2017 की, तो उसके बाद जो है 3 सूबों ने इस बात को एडमिट किया है कि जो है उम्र वो है 14 ईयर्स तक बच्चा कंसीडर किया जाएगा। लेकिन इस पे पंजाब में स्टिल अभी तक अगर हम बात करें तो वो 15 ईयर्स का इंसान जो है वो बच्चा कहलाता है। तो इसी वजह से हमारे जो लेबर, चाइल्ड और डिफरेंट बाकी उनके राइट्स हैं वो यहाँ पे इन्फ्रिंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल 11 जो है वो हमें मुतज़ाद नज़र आता है, अब ये कह रही हैं? बिल्कुल सर, ऐसा ही है। ठीक है, अब थोड़ा सा मुझे ये भी बताइएगा, क्योंकि हम चाइल्ड अब्यूज़ की बात कर रहे हैं और आपने एक कर्ब की बात भी की है। जब ज़ैनब का जिक्र आता है तो यकीनी तौर पर हमें वो तमाम वाक़या हमारी नज़रों के सामने घूमना शुरू हो जाता है। मासूम नन्ही कली के साथ जो कुछ हुआ उसे दोहराने में भी बहुत तकलीफ़ होती है। तो इस तरह के जो वाक़यात, क्योंकि आप अदालत में होती हैं, आपके पास मुख्तलिफ़ तरह के केसेस आ रहे होते हैं, तो इस तरह के तमाम मामलात में क्या ये सारी वारदातें जितनी भी सानियात होते हैं ये यकीनी तौर पर क्या घर से बाहर होती हैं, या इसमें घरों में भी कोई लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, या जो लोग केसेस आपके पास आ रहे होते हैं? क्योंकि ज़ैनब वाले केस में हमने देखा कि वो इलाके का करीबी कोई शख्स था जिसने ये बच्ची के साथ इस तरह ये एक वो किया, ज़्यादती की, उसके साथ तशद्दुद किया, उसे कत्ल किया, मासूम हवा की बेटी को। तो इस तरह के केसेस में नॉर्मली कौन से लोग मुलव्वस होते हैं? सर, अगर हम ये बात करें तो जो चाइल्ड अब्यूज़ है वो सिर्फ किसी भी खानदान, किसी शहर, किसी सोसाइटी में भी हो सकता है। लेकिन जो इसके ज़्यादातर केसेस सामने आ रहे हैं वो घरों में होते हैं। ज़्यादातर वो लोग ये चाइल्ड अब्यूज़ का शिकार होते हैं जिनसे या तो उनकी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है, या वो उनको समझते हैं कि इनको कितने प्यार की ज़रूरत है या कहाँ पर लेके जाना, उनकी जो है वो खामियों से, खूबियों से अच्छी तरह से वाकिफ़ होते हैं। और सम टाइम तो ऐसा भी होता है कि बच्चे जो है उनके साथ इतने अटैच होते हैं तो वो इस तरह से फिर घर में बता भी नहीं सकते कि हमारे साथ ये इंसिडेंट हो चुका है। ठीक है, मतलब आप ये कह रही हैं कि आसान टारगेट वो होता है कि जब बच्चा ज़ाहिर किसी की शनाख्त में होता है, या रिश्तेदार होते हैं, या करीबी लोग होते हैं जिसकी बच्चों तक एक्सेस होती है, ये आप कह रही हैं? ज़ाहिर है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो लेकिन इसमें ज़ाहिर है कि वो अब पेरेंट्स को बड़ी अहम तवज्जो की ज़रूरत है कि इन चीज़ों पे ध्यान भी रखें। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका एडवोकेट फौजिया राजा, आप हमारे साथ मौजूद थी और आपने बड़े वाज़ेह तौर पर कानून की शिकों के बारे में बात की, आपने आर्टिकल्स की बात की, आपने बताया कि कौन से ऐसे कवानीन हैं कि जिस पर अमल दरामद हो सकता है। सख्त कवानीन के लिए
जो भी इस कर्व से गुजरता है उसकी यही ख्वाहिश होती है कि मुल्जिमान को, मुजरिम को सरेआम फांसी दी जाए और इसे फिल फौर कार्रवाई की जाए। जैसे आपने वाज़ेह तौर पर कहा कि ये सब कुछ डिपेंड करता है पुलिस के चालान पर, पुलिस की तफ्तीश के ऊपर, जो 14 दिन में अगर मुकम्मल हो जाए तो फिर अदालती कार्रवाई तेज़ हो सकती है। तालीमी निज़ाम के हवाले से फौजिया ने जैसे कहा कि आर्टिकल 25 से इस बात की वाज़ेह हिदायत जारी करता है, हिदायत मौजूद है कि आपने 5 से लेकर 16 साल तक बच्चे को तालीम हासिल करवानी है, उसको तालीम देनी है। और जब सज़ाओं की बात की तो जैसे फौजिया ने कहा कि आर्टिकल 377 वाज़ेह तौर पर कहता है कि अगर आपने किसी बालिग या नाबालिग के साथ आपने ज़्यादती की तो या तो आपको उम्र कैद है या फिर फांसी, लेकिन इन मुजरिमों को वक्त से पहले करार वाक़ई सज़ा देना बहुत ज़रूरी है। आज का प्रोग्राम यह ख़त्म हुआ है, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बान।